अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हाल अहवाल एशिया कप के फ़ाइनल का, जिसका था सबको इंतज़ार, लेकिन एक दफ़ा फिर यकीनन हमारे दिल में ये खलबली थी कि क्या होने वाला है। ये एशिया कप की इस सीरीज़ में हमने देखा कि तीसरा टाकरा था पाकिस्तान और भारत का। किसी ना किसी तरह वाइल्ड कार्ड एंट्री, यानी अच्छी क्रिकेट हमने बिल्कुल नहीं खेली, इस बात पे हम सब मुत्तफ़िक हैं, लेकिन हमारे सितारे हमेशा कुछ गर्दिश में रहते हैं, कुछ जिसको कहते हैं कि हम खुद भी कुछ जालिम हैं और कुछ मेरे ख्याल में शहर वाले भी जालिम हैं कि वी एंडेड अप इन द फाइनल्स अगेंस्ट इंडिया अगेन। एक दफ़ा फिर उम्मीद लगा बैठे, एक दफ़ा फिर कहा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई थिंक बॉलिंग अटैक ने पाकिस्तान में फिर भी कुछ बेहतरी की, एक्सेप्ट I'm sorry, with all due respect to Mr. Haris Rauf, he cannot be the best bowler that we have. He cannot be the best bowler any team has. लेकिन बहरहाल जी वो उनको इस तरह कहा जाता है। पूरी की पूरी टीम 146 पे आउट, विकटें ऐसे गिर रही थी जैसे तीलियाँ हों। समहाव खैर करते कराते जो होना था वही हुआ। भारत ये मैच जीत गया, लेकिन उसके बाद होने वाली सिनेरियो पे भी बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है। 45 मिनट की ताख़ीर से शुरू होने वाली जो ट्रॉफ़ी प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, उसमें भारतीय टीम ने ये जो ट्रॉफ़ी है वो मोहसिन नकवी के हाथ से लेने से इनकार कर दिया। एक दफ़ा फिर हमने देखा कि एशिया कप के मुंतज़मीन ने इस ट्रॉफ़ी को अपने कब्ज़े में ले लिया या अपने साथ लेकर वो चले गए। मोहसिन नकवी साहब ने 2-3 और बयानात भी दिए हैं, ख़ास तौर पे हारिस रऊफ़ को डिफ़ेंड करते हुए कि उसके ऊपर जो जुर्माना आयद किया गया है वो बज़ाते ख़ुद उसको करेंगे। आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। इसको इस तरह लाइटली नहीं लेना चाहिए और हर चीज़ को, यानी एक तरफ आप बयान दे रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल और रीजनल मामलात को क्रिकेट से ना मिलाया जाए, और फिर दूसरी तरफ ये बयान देना जो कि इंटरनली पॉलिटिकली चार्ज है कि जी पाकिस्तान की बका के लिए और उसकी इज़्ज़त के लिए ये लिया जाने वाले कदम पे इट्स ऑल राइट। हारिस रऊफ़ को इससे बरी ज़िम्मा किया जाता है, इसका जो जुर्माना है वो ख़ुद देंगे। आई थिंक दीज आर एक्सक्यूज़। वंस अगैन आई अग्री विद द फैक्ट, आप किसी भी सीरियस स्पोर्ट्स एनालिस्ट से इस वक्त बात करेंगे, पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें हीले बहाने हैं। जो विक्टर होता है वो अपने तरीके से मैदान में आता है और अपनी शराइत को मनवाता है। बहरहाल जी इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नसीम नाजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट्स हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या रद्द अमल था इस सारे सिनेरियो पे। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत यानी सर कल के मैच के बाद तो थोड़ा मुश्किल है गुड मॉर्निंग कहना। मैंने तो आधे मैच में अपने आप को यही सहारा दिया कि भाई कुछ हो ना हो, कल मंडे है तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, सो जाना चाहिए। आपकी गुड मॉर्निंग कैसे हुई? बहुत ही बुरी हुई। अगर आपका शो नहीं होता तो मैं उठता भी नहीं, है ना। दिल बर्दाश्ता हुआ है इस वक्त पूरा पाकिस्तान। लेकिन सर वाज इट रियली अ सरप्राइज, यानी जिस किस्म की हमने पूरी की पूरी चैंपियनशिप में क्रिकेट देखी, क्या आपके लिए सरप्राइज थी कल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की? सिद्रा, बहुत सारी चीजों का तो हमने जवाब दिया। जैसे उनके कप्तान बात करते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं रही है, उनका कोई मुकाबला नहीं रहा। ज़ाहिर है वो 8 मैच ऑन अ ट्रॉट T20 के जीतने में कामयाब हुए। इस एशिया कप में 3 मैच जीत गए, तो वो जो बोलेंगे हमें सुनना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन हमने जो क्रिकेट खेली, हमने क्या क्रिकेट खेली। आप अगर सुपर 4 का मैच देखेंगी तो 91 फॉर 1 इन 10 ओवर्स, और उसके बाद हम 7 ओवर जो खेलते हैं वो मैच चला जाता है हमारे हाथ से। देन कल भी जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान की जो पोजीशन थी 113 इन 11 ओवर, और हमारा एक आउट है, और हम अगले 30-40 रन के अंदर जो है वो पूरी टीम आउट हो जाती है। कोई सोच नहीं सकता कि जो टीम 113 रन एक विकेट के नुकसान पे बना के बैठी है 11 ओवर में, वो 150 रन भी नहीं बनाई। कोई भी नहीं सोच पाता, ये बात किसी का भी जहन काम नहीं करता। तो हमने किसी जगह पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, किसी जगह पे बहुत पैथेटिक क्रिकेट खेली, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमने जब 20 रन पे उनके 3 आउट कर लिए, और उसके बाद पाकिस्तान ने आखिर तक इतना प्रेशर रखा कि आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। लेकिन सिद्रा, सबसे पहले ना नीयतों का फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है, और अल्लाह ताला भी हमारी नीयतें देखते हैं। हमारे आप डिसीजन उठा के देखें, हमने उसे टीम का कप्तान बनाया हुआ है जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, सलमान आगा। अगर सूर्या कुमार यादव इस टूर्नामेंट में नाकाम रहे इंडिया के कैप्टन, तो उससे पहले वो वर्ल्ड नंबर 1 बैटर थे, स्ट्राइक रेट के लिहाज से, रन्स के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से।
सलमान आगा की क्या परफॉर्मेंस थी कि जो जिन्हें हमने कप्तान बनाया हुआ है। अगर आपके कप्तान की आपने अगर 10 मई को जंग जीती थी तो आपके सिपह सलार तगड़े थे, चाहे फील्ड मार्शल साहब की बात कर लें, आप एयर चीफ की बात कर लें, नेवी चीफ की बात कर लें। जब मैं ग्राउंड में आता हूं तो मैं अपना सिपह सलार देखता हूं, वो अपनी वो रिस्पेक्ट अर्न ही नहीं कर रहा जो रिस्पेक्ट दरकार है। फिर वो गलतियां बार बार कर रहा है जो गलतियां हैरान कर देती हैं। वही इंडिया के मैच में वो खुद बैटिंग के लिए आ गए थे जब सुपर 4 का मैच था जी। हुसैन तलत को बैटिंग के लिए भेज दिया था आपने, वहां भी मोमेंटम तोड़ा, आपने यहां भी मोमेंटम तोड़ा, और ऐसा मोमेंटम तोड़ा कि आपके लिए 20 ओवर खेलना मुश्किल हो गया। इंडिया अगर जीत के गए तो अब आप देखें हम मोस्टली किन चीजों में लगे रहे, बैट चला रहे हैं जी, आप जहाज गिरा रहे हैं जी, हमने आपने उनकी जानिब से आखिर में बॉडी लैंग्वेज वाज कंप्लीटली ऑफ। आपने जिस तरह खुद कहा कि नियत अमल का दारोमदार नियतों पे होता है और आपके हाव भाव से, आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज से भी बहुत कुछ कम्युनिकेट होता है। लेकिन मैं कुछ स्टेटमेंट्स की बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे बताएं कि पैथेटिक कहा मोहसिन नकवी साहब ने व्हेन द टीम डिड नॉट रिसीव द ट्रॉफी फ्रॉम हिज हैंड्स। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? पहले तो उन्हें पैथेटिक कहना चाहिए था अपनी टीम की कारकर्दगी को कि जिसने 2 मरतबा मैच बनाए और दे दिए। हाँ। अगर कल आप मैच जीत गए होते तो फिर वो ये पैथेटिक बात कहते हुए दिखाई देते। सही। हमने मौका दिया, सारी चीजों का मौका हमने दिया। वो हाथ नहीं मिला रहे थे तो हम हाथ मिलाने तो नहीं गए थे ना, सिद्धरामा क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। बिल्कुल सही। अगर सबसे पहले हमें अपने देखना चाहिए शीशे में खड़े होकर कि हम कहाँ पे खड़े हुए। सर मुझे ये बताएं कि ये जो दूसरी स्टोरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि उस पर भी आपका कमेंट आ जाए, वक्त कम है। मुझे बताएं मोहसिन नकवी साहब ने एक ये स्टेटमेंट दी, दूसरा उन्होंने हारिस सरूफ साहब को पर्सनली डिफेंड किया। उन्होंने कहा जी 300 गुना ज़्यादा भी इनका जुर्माना होता तो मैं पर्सनली ज़ाती तौर पर इसको अदा करता। क्या फ़रोग दे रहे हैं हम? देखिए वो जो जुर्माना हुआ था एज ए चेयरमैन, मेरा नहीं ख्याल कि हर आदमी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप ग्राउंड में जो नेशनलिज्म पूरी कौम मांग रही है आपसे मैच जीतने का, वो तो आप दे नहीं पा रहे हो। हाँ। और आप दूसरी चीजों के ऊपर कह रहे हो कि ये उन्होंने कर दिया, ये उन्होंने कर दिया। भाई आप अगर मैच जीत जाते इंडिया के खिलाफ जी, आप तो और इंजॉय करते, आप और मजे करते कि यार देखो हमने 10 मई का किया था, उनके अंदर इतनी जेलेसी थी। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं देखूं ना, हमें पहले अपनी जानिब देखना चाहिए। वो नहीं आए, उन्होंने फोटो सेशन में शिरकत नहीं की, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उनके कप्तान ने जो कुछ भी कहा, ये सारे मौके हमने दिए। बिल्कुल। ये वो घर से लेकर नहीं आए थे, ये सारे मौके हमने प्रोवाइड। और अगर हमने करना ही है अकाउंटेबिलिटी तो हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि असल में नेशनलिज्म का सौदा किसने किया। यानी सख्त अल्फाज लगते हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि मौका कौन दे रहा है, कौन अपनी कारकर्दगी से अपने हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं दे रहा। भाई जिसका जो काम है उसको सांझे। आपका काम था इस वक्त मैच खेलना, आपने नहीं मस्खरापन करना था कि आपने कितने राफेल तैयारे गिराए, वो भी आपने ज़ाती तौर पर नहीं गिराए। जहाँ पर जिस मैदान में आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप कुछ कर दिखाएं, वहाँ अनफॉर्चुनेटली जो परफॉर्मेंस है वो 0/0 है। कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे नसीम साहब, कैसे इम्प्रूव हो सकती है? इज दिस रिफ्लेक्टिंग बैडली ऑन पीसीबी एज वेल? सिद्रा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात कहूंगा कि इंडिया ने जो कुछ भी किया, इंडिया ने क्रिकेट को कुचल दिया। वो जो कहते हैं ना मच्छर की तरह मसल दिया। वो पहले ही बहुत बड़े गुंडे थे इंटरनेशनल क्रिकेट के, पैसा लेके आते थे, अथॉरिटी सारी उनके साथ थी। अब उन्होंने ना अपनी मर्जी से रोन के रख दिया क्रिकेट को। मैं पाकिस्तान को मैं साइड में करता हूँ, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेल को बहुत नुकसान पहुंचाया हर तरीके से। हाथ नहीं मिलाना, फोटो सेशन जो होता है बिफोर फाइनल, वो एक रूटीन है, उसमें हिस्सा नहीं लेना, ट्रॉफी नहीं लेने के लिए आ रहे। अरे भाई आपसे मोहसिन नकवी हाथ तो नहीं मिला रहे ना, आप ट्रॉफी लें, अपने घर जाएं, आप जीत गए। उन्होंने इस एशिया कप को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, या दूसरे लफ्जों में कहूँ कि पिछले 20 दिन में इंडिया ने पाकिस्तान को 3 मैच जरूर हराए, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को कुचल के रख दिया, उन्होंने स्पिरिट को कुचल के रख दिया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं फिर बात में आता हूँ, ये सारे कसूर हमने किए, बिल्कुल इसके पीछे हम ही थे, और अब हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस जानिब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि एशिया कप तक आप टीम को सपोर्ट करें, उसके बाद हम इसकी ओवरहॉलिंग करेंगे, तो आप मोहसिन नकवी साहब सबसे पहले तो आप एक चीज का जवाब दे दें, जिसे कप्तान बनाया है आपने अपने थिंक टैंक के मशवरे से, क्या वो टीम में डिजर्व करता है?
फिर एक गलती के बाद वो दोबारा वही गलती करता है। हुसैन तलत को आप टीम में शामिल कर रहे हैं जो T20 फॉर्मेट के एटलीस्ट इंटरनेशनली प्लेयर नहीं है जी। अगर वो एक मैच जो श्रीलंका के खिलाफ 133 रन का मैच था, उसके अंदर उन्होंने रन्स का हिस्सा डाला था, तो आप समझ जाएं कि अब जब दूसरा मैच दूसरी पिच पे खेला जा रहा है, आपको चेंजेस दरकार है। बाकी खिलाड़ियों को आप क्या बेंच पे बिठाने के लिए लेके गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नसीम साहब जो आप सवाल कर रहे हैं। के साथ जी जी सितरा 11 खिलाड़ियों के साथ ही खेलने गए थे हम। इंडिया की चेंजेस दे दे, बुमराह को आराम देते हैं क्या? हम किसी फास्ट बॉलर को आराम दे सकते हैं? हमें इतनी जरूरत है? वसीम जूनियर पाकिस्तान में डेथ ओवर का सबसे अच्छा बॉलर है। वसीम जूनियर ने पूरा इवेंट बाहर बैठ के देखा। हसन नवाज एक अच्छा टैलेंट है, आपने हसन नवाज को 2 मैचों की नाकामी के बाद बाहर बिठा दिया। साइम अयूब के 50 मैच नाकाम हो जाए तो वो खेल रहे हैं। ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं? की क्वेश्चंस दैट यू आर पुटिंग फॉरवर्ड नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का। सारे अहम सवाल आते हैं एंड आई कैन सेंस ये वही तमाम फ्रस्ट्रेशन है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम महसूस कर रही है, क्योंकि एवरी टाइम दे बैकअप द ग्रीन शर्ट्स। ना सिर्फ ये कि मैच बहुत अनसर्टन होता है, बल्कि ये वो प्रैक्टिकल सवाल आते हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा। वी आर बीइंग पुश्ड इनटू टियर 2 क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड, और अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्दी इससे भी नीचे हम स्लिप कर जाएंगे। सो इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर अस। बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह दूसरी तरफ बात की जा रही है कि डोमिनेंट जो तरीका है वो अपने रूल्स खुद बनाता है, ये हम अक़वाम आलम में भी देख रहे हैं। एम्बेसडर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तबसरा हमारे क्रिकेट का भी सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब वक्त देने के लिए। पहले तो थोड़ा सा कमेंट आपका मैं क्रिकेट डिप्लोमेसी पे भी चाहूँगी, किस तरह देखते हैं? और अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई बिलो द बेल्ट थी। पहले हाथ ना मिलाना, मुसाफा ना करना, और उसके बाद अब ट्रॉफ़ी लेने से ही इनकार कर देना। भाई आप टूर्नामेंट खेलने आए थे तो ट्रॉफ़ी तो जीतना चाहते थे, लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब उसको प्रेजेंट कर रहे थे तो सिंबॉलिकली व्हाट इज इंडिया ट्राइंग टू से एट द इंटरनेशनल स्टेज? देखिए, इंडिया ने अपनी जो पूरी सफारतकारी है, खासतौर पे मार्का हक के बाद, वो बड़ी सतही किस्म की प्राइमा फेसी, और सतही किस्म की जो भी बातें हों उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। ठीक है, क्रिकेट उन्होंने जीत ली, उस पर पूरा तबसरा कर दिया आपके पैनलिस्ट नसीम साहब ने पहले, लेकिन ये है कि वो जीतना एक अलहदा बात है, लेकिन उसमें जो उन्होंने अपने अक्स दिखलाया है, गम्माजी की है अपने नफ्सियात की, वो दुनिया में रेजोनेट होती है। सही। और वही वो शुरू से कर रहे हैं, जो मार्का हक के बाद से जो जिस अंदाज में लेके चले हैं उसका उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, और हमने देखा कि उसको सफारती मैदान में भी और इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। इसी वजह से, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने फ्रॉम विद इन इंडियन सोसाइटी ये बातें निकल रही हैं, जो उनके टैलेंटेड लोग हैं, जो उनके लिखारी हैं, जो उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो ये बातें कर रहे हैं, और उनकी अपोजिशन तो खैर कर ही रही है। तो लिहाजा ये जो उन्होंने अपना एक वतीरा दिखलाया खेल के मैदान में, वो गम्माजी करता है उसी ज़हनी कैफियत की, जिस ज़हनी कैफियत के तहत इन्होंने अपने हिंदुआता और आरएसएस के तहत जो माइनॉरिटीज पे जुल्म किया, जो उसके साथ कश्मीर में कर रहे हैं, जो जिस बायस तरीके से, पोलराइज तरीके से अपनी सोसाइटी को लेके चल रहे हैं, पोलराइजेशन से समझा कि वो इलेक्शन जीतते जाएंगे पिछले 14 साल से, वो अब उल्टा उनकी मुसीबत पड़ गई है कि अब उनकी व्हाट इज हैपनिंग इन लद्दाख? यानी लोग पहले भी बहुत सारी इंसर्जेंसीज की और लोगों के सेंटिमेंट की बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग समझते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स में हम देख रहे हैं इंडिया की इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं, लेकिन लद्दाख में तो सिनेरियो उनके हाथ से फिर निकल गया। यानी वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी। मकबूजा कश्मीर के कई लीडर्स ने, हुर्रियत ने इसके बारे में बयानात दिए। व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग इन लद्दाख? तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है। देखिए, वहाँ जो 46% आबादी है वो मुसलमानों की है, 40% आबादी वहाँ हिंदुओं की, और 12% हिंदुओं की, और 40% वहाँ बुद्धिस्ट हैं। और उसमें जो इन्होंने यूनियन टेरिटरीज को बना दिया, तो उससे उनको नुकसान ये हुआ कि उनका ली में और कारगिल में अपना निज़ाम था, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी। जब उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया तो उसका अपना सेंट्रल कंट्रोल कर लिया। जब सेंट्रल कंट्रोल कर लिया तो जो उनका पहले निज़ाम था, पहले वो जम्मू एंड कश्मीर के तरीके से वो
होते थे, गो कि उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम था। जम्मू और कश्मीर और उसमें फ़र्क ये था कि इनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी और एक दूसरे निज़ाम के तहत चल रहा था, जिस तरह के राजा के ज़माने में इनका एसेशन क्या डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। लद्दाख भी बाय एंड लार्ज अपनी बड़ी ऑटोनॉमी मेंटेन करके चल रहा था। जब इन्होंने कर दिया ये यूनियन टेरिटरी वाला मामला, तो उनको वो बातें चुभने लगीं। और अब जब वो प्रोटेस्ट और उस पर बात शुरू की उन्होंने, जिसमें वेंग चोंग को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 5-6 लोग वहाँ, 4 की रिपोर्ट है, मालूम हुआ कि बाद में भी 5 के करीब जो फौत हो गए वहाँ, और उसके अलावा 80-90 करीब जख्मी हो गए। तो वहाँ एक हलचल सी मच गई है और बड़ा सेंसिटिव इलाका है। दूसरी तरफ वहाँ अक्साई चिन है, इस तरफ ये है, और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। तो उस टेरिटरी में एक दो मुल्कों के दरमियान में आगे तलखी पैदा होने का बड़ा एहतमाल है। बिल्कुल सही। तो ये इसका सिलसिला रहा। जी सर, जैसे आपने दो मुल्कों की बात की, तो मैं अब पाकिस्तान के सूरत हाल की तरफ से आना चाहूँगी। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बाद बड़ा फोकस था, स्पॉटलाइट थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात जो प्रेसिडेंट ट्रंप से होनी थी। मैंने कई वीडियोज़, कई इसके ऊपर तबसरे देखे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा पुरतपाक रिसेप्शन दिया गया, बड़े प्रोटोकॉल के साथ ये मुलाकात हुई। क्या ये रेगुलर प्रोटोकॉल था या वाकई जिस तरह बार बार डब किया जा रहा है, मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पोजीशनिंग मुख्तलिफ है, अब हमारी लीडरशिप से बड़े मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जा रहा है? आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन दैट। जी हाँ, जब आपका प्रोफाइल दुनिया में बेहतर होना शुरू हो जाए तो आपके लीडरान से भी मुख्तलिफ अंदाज में उनको प्रोटोकॉल मिलता है। और आपने देख लिया कि प्रोटोकॉल बहरहाल दूसरों से मुख्तलिफ था, इसको अनप्रेसिडेंटेड भी कहा जा सकता है। बेहतर प्रोटोकॉल था और इस पूरे कौम की उसमें इज्जत अफजाई और पजीराई है। तो उस लिहाज से तो ज़ाहिर ऑप्टिक्स भी अच्छे थे और उस पर मैंने काफ़ी चैनल्स पे तबसरा किया है पहले भी। तो ये पहले के मुकाबले में, जैसे आपने सऊदी अरब में देखा इस दफ़ा जब गए हैं और हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तो जिस पुरतकाब तरीके से जिस उन्होंने किया है पर्पल कारपेट पे, जो कि उनका हाईएस्ट लेवल है, तो ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि आपका जब प्रोफाइल पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफाइल बढ़ना शुरू हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त ये इंडियन जो वहाँ के एनालिस्ट और व्लॉगर्स और वहाँ के पॉडकास्टर हैं, वो कह रहे हैं इसमें कि पाकिस्तान तीनों दुनिया की बड़ी ताकतों से जिस स्ट्रेटेजिक अंदाज में और जिस सफारती अंदाज में चल रहा है, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है जो इंडिपेंडेंट वहाँ के पॉडकास्टर्स। सर, तो फिर फाइनल क्वेश्चन मेरा यही होगा कि हैजंट दैट बिकम ऑलवेज अ टाइट रोप फॉर पाकिस्तान टू मैनेज? यानी हम हमेशा कहते हैं, खित्ते पे भी नज़र डालते हैं तो चीन की बढ़ती हुई इक्तिसादी कुव्वत और इन्फ्लुएंस, और दूसरी तरफ हमारे देरीना रवाबित दोनों ममालिक से, चीन से भी और अमरीका से भी। अब ये जो मार्का हक के बाद पाकिस्तान के स्टैचर में, इसकी पोजीशनिंग में, ग्लोबल स्टैचर में तब्दीली आई है, अपग्रेडेशन हुई है, उसके बाद ये जो बैलेंस है ये पाकिस्तान के लिए किस तरह, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सर्कल्स इसको कैसे लेके चलेंगी? जी, ये बहुत ही नाजुक से मामला है कि इसको बड़ी रिकैलिब्रेट करके चलना पड़ेगा। अब तक तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह रिकैलिब्रेट करके किया है, अपने फॉरेन पॉलिसी को भी रिकैलिब्रेट किया है इन्होंने। अब इसमें ये है कि जो लीडरशिप है, बहुत जो मिलिट्री डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी चल रही है इन टेंडम, वो उसका रिजल्ट आ रहा है सामने। क्योंकि जिन ममालिक में हमारा प्रोफाइल सबसे ज्यादा बड़ा है, वहाँ मिलिट्री डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा कारआमद होती है। तो उस लिहाज से मेरा मकसद है, गल्फ कंट्रीज हो गए, चाइना हो गया, बाकी जो हमारे, तो वो उस लिहाज से हमारा प्रोफाइल काफी आगे। अब इसको संभालना, इज्जत आपको मिल तो जाती है, इज्जत को अपने संभाल के रखना, उसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए। और वो स्ट्रक्चर, जिस तरह के SIFC तो हमने बना दी, लेकिन जो वो स्ट्रक्चर, सिविलियन स्ट्रक्चर जो जिनको उसको सपोर्ट करना है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है और ये इन्वेस्टर्स बता रहे हैं। तो लिहाजा इसी तरीके से जो हमें ये उड़ान मिली है, इस उड़ान को संभालने के लिए हमारे सफारतखानों को काम करना पड़ेगा, हमारे सफीरों को काम करना पड़ेगा। शुक्रिया, यू वंस अगेन पॉइंटिंग टू द लीडरशिप, द रिक्वायरमेंट, ये जो नई दुनिया है और पाकिस्तान के लिए जो ये एक बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसको उसने नेविगेट करना है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसमें हमारी इकोनॉमिक, फॉरेन और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए कैपेसिटी की भी ज़रूरत है, विजन की भी ज़रूरत है और स्विफ्ट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। अक्सर ये होता है कि जी सांप चला जाता है, हम लकीर पीटते रह जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक
timely action, and such is also expected in cricket diplomacy and overall cricket as well. दोनों चीज़ों को हमने कवर किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आज बड़ा अहम दिन है, दिस इज़ द वर्ल्ड हार्ट डे, और इसका इस दफ़ा का जो थीम या स्लोगन है दैट इज़ डोंट मिस अ बीट। बात करेंगे इस पे एक छोटे से ब्रेक के बाद।